Friends, welcome to the crash course day number 13. So let's begin with ABM one-lined with MCQ day number 13. So the first point is regarding preliminary expense. Imagine कीजिए कि एक कंपनी है जो कि पैसा खर्च कर रही है लीगल फी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इससे पहले कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। तो ये जो कॉस्ट है ना, वो फिजिकल आइटम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जैसे कि कंप्यूटर या बिल्डिंग, रैदर वो इंटेंजिबल एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि इनके पास वैल्यू है, चाहे आप उसे टच ना कर सकें, और इनको कंपनी के बुक में लिस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है वो इंटेंजिबल एसेट है। दोस्तों, बैलेंस शीट को समझिए कि जितने चीज़ कंपनी ने खरीदा है उसका लिस्ट है। तो जो ग्रॉस ब्लॉक है ये क्या है कि मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसका जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो ग्रॉस ब्लॉक होता है। और जो नेट ब्लॉक होता है ये इसका आज के समय पे क्या वर्थ है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने एक ट्रक खरीदा था $50,000 में और उसको बहुत सालों तक यूज किया, तो ग्रॉस ब्लॉक तो $50,000 होगा, लेकिन नेट ब्लॉक जो है हो सकता है उससे कम हो, $30,000 हो, क्योंकि ट्रक ने अपना वैल्यू ओवर द टाइम लॉस्ट किया। दोस्तों, ट्रक या डिलीवरी वाहन जो है मूव तो कर सकता है, लेकिन उसे फिक्स एसेट माना जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होता है बैंक अकाउंट में या दूसरे एसेट्स होते हैं जो कि वो अपने बिल या डेप्ट से ऑफ करते हैं, तो ये अच्छे पोजीशन में होता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों बराबर है। करंट एसेट समझते हैं ना, कि जिसको आप तुरंत जो है कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे, राइट। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था करंट एसेट का इन द लास्ट लेक्चर। सो यदि मान लीजिए कंपनी का करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बराबर है, तो इसका मतलब कि इसके पास उतना पैसा है कि वो अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को क्लियर कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है, यदि कंपनी का करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा है तो ये ट्रबल में है, ठीक है। तो यदि कंपनी का करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा है, यहाँ देख सकते हैं आप, इस पॉइंट में देखिए करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा है, तो ये ट्रबल में है, क्योंकि इसके पास उतना पैसा है ही नहीं कि वो शॉर्ट टर्म बिल को कवर कर ले। ऐसे इसका मतलब ऐसे समझिए कि आप बिल पे कर रहे हैं जब आपके पास पैसा कम है, और करंट रेशियो यदि 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उतना ही पैसा है जिससे आप बिल को पे कर लें। तो रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब कि आपके पास बिल से कम पैसा है, जो कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सब कुछ पे नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, एक पॉइंट बताया जा रहा है कि यदि कंपनी का करंट रेशियो हमेशा बढ़ता रहेगा ना, इसका मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, यदि करंट रेशियो बढ़ रहा है, वो ज़्यादा कैश होल्ड कर रहा है या वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इस तरीके से जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। समझिए कि बहुत ज़्यादा कैश हो गया है घर पे और आप उसको बैंक अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं जहाँ पे वो इंटरेस्ट अर्न करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि रेशियो घटते रहे, ठीक है, तो यदि रेशियो घटते रहे तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ खराब चल रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है जिस कारण से वो पैसा कमाएगी लंबे अवधि में। तो ये पॉइंट है। और यदि हाई करंट रेशियो है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब कंपनी बहुत सारा पैसा आइडल रखी है जिसको वो अच्छी तरह यूज नहीं कर पा रही है। समझे? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस को कहाँ कंसीडर किया जाता है, उसे इंटेंजिबल एसेट कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। बैलेंस शीट में दोस्तों ग्रॉस ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट मार्केट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं गुड ट्रांसपोर्ट के लिए वो फिक्स एसेट माना जाता है? बिल्कुल फिक्स एसेट माना जाता है, दैट इज कंसिडर्ड फिक्स एसेट। करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 क्या इंडिकेट करता है? डिजायरेबल सिचुएशन, जस्ट इनफ टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अब यस, ये दिस इज डिजायरेबल सिचुएशन। करंट रेशियो 1 का मतलब क्या हुआ? जस्ट इनफ टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म बिल को आप पे कर सकते हैं, उतना ही पैसा आपके पास है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई करंट रेशियो अच्छा चीज़ कंपनी के लिए क्यों नहीं होता है? ऑप्शन ए कर रहा है कि इट इंडिकेट्स आइडियल फाइनेंशियल हेल्थ, इट कैन हार्म profitability and efficiency, it means there are too few assets, it signals a liquidity crisis। तो दोस्तों, ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को और एफिशिएंसी को हार्म करता है, दैट्स वाई हाई करंट रेशियो इज नॉट ऑलवेज गुड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलिंग करंट रेशियो कंपनी के लिए बैड क्यों नहीं होता है? इट इंडिकेट्स आइडियल फाइनेंशियल हेल्थ, इट कैन हार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, इट मीन्स देयर आर टू फ्यू एसेट, इट सिग्नल्स अ लिक्विडिटी क्राइसिस। यस, तो ये फॉलिंग करंट रेशियो कोई ज़रूरी नहीं है कि बैड हो, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका अच्छा आइडियल फाइनेंशियल हेल्थ है। करंट रेशियो 1 से कम है तो क्या इंडिकेट करेगा? लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जस्ट इनफ टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, डिजायरेबल, इट इज लिक्विडिटी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जरा CR और नेट वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, सब जब भी करंट रेशियो जो है ना 1 होगा, इसका मतलब कि कंपनी का करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बराबर है। ऐसे सिचुएशन में जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो 0 होता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास उतना ही एसेट है कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन को कवर कर सके। जब भी CR यानी करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होगा तो कंपनी के पास करंट एसेट ज़्यादा होगा करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में। इस कारण से हमारा पॉजिटिव NWC होगा। ये सिग्निफाई करेगा कि एसेट सरप्लस है हमारे पास, जितना हमको चाहिए उससे ज़्यादा है, ताकि हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को कवर कर सकें। और जब भी CR 1 से कम होगा, इसका मतलब कंपनी का करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा है। इस कारण से हमारा NWC नेगेटिव हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि कंपनी को दिक्कत होगी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने में अपने करंट एसेट से। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। CR और NWC में क्या रिलेशन है? CR 1 के बराबर तो NWC 0, CR 1 से ज़्यादा तो NWC पॉजिटिव, CR 1 से कम तो NWC नेगेटिव। ठीक है, तो CR यदि 1 से कम होगा तो कंपनी के पास ट्रबल होगा अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने में अपने करंट एसेट से। अब जरा बात करते हैं सीजनैलिटी एंड करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो को आप आइसोलेशन में एनालाइज नहीं कीजिए सिंगल पीरियड के लिए, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है। जैसे जैसे कंपनी के ऑपरेशन में चेंजेस आएंगे तो ये भी फ्लक्चुएट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड को देखिए, करंट रेशियो के ट्रेंड को देखिए ओवर द टाइम, ताकि आप समझ पाएँ कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, जिससे आपको एक इंसाइट मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का। साथ ही साथ दोस्तों, जो करंट रेशियो का एनालिसिस है वो इंडस्ट्री को कंसिडर करे जहाँ पे कंपनी ऑपरेट हो रही है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग करंट रेशियो होता है, जिसे आप हेल्दी मान सकते हैं और वो सिग्निफिकेंटली वेरी करता है। दोस्तों, करंट रेशियो को इवैल्यूएट किया जाना चाहिए रिलेवेंट इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। बहुत सारी इंडस्ट्री का अलग अलग करंट रेशियो होता है, और जैसे रिटेल कंपनी का हाई करंट रेशियो होता है क्योंकि वो बहुत सारा इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, जबकि सर्विस प्रोवाइडर जैसे अकाउंटिंग फर्म का लो रेशियो होता है क्योंकि बिजनेस मॉडल के कारण। तो दो कंपनी जिनका सेम करंट रेशियो है उनका अलग अलग लिक्विडिटी हो सकता है। यदि एक मान लीजिए ऑब्सोलेट है या स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, जो कि उनके क्षमता को इम्पैक्ट करता है टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या कैश रेशियो भी कहते हैं। ये ज़्यादा मीनिंगफुल इंडिकेटर है लिक्विडिटी का, क्योंकि ये आपको स्ट्रिक्टर मेजर प्रोवाइड करता है कंपनी की क्षमता को कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगा। इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो लेस लिक्विड करंट एसेट होते हैं ना, जैसे प्री पेमेंट, इन्वेंट्री, ये सब को हटा देते हैं, और इनमें हमारा फोकस किस पे होता है? जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है उस पर, जैसे कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या हो गया? कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये एक अच्छा कंजर्वेटिव मेजर है, समझे दोस्तों। डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेब्ट इक्विटी रेशियो को गियरिंग रेशियो कहा जाता है, जो कि बताता है कि कंपनी का ऑपरेशन कैसे फाइनेंस किया जा रहा है, डेब्ट के माध्यम से या शेयर होल्डर के इक्विटी से माध्यम से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो भी हमारा टोटल डेब्ट है, यानी इसके अंदर लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी आता है, उसको डिवाइड कर देते हैं कंपनी के शेयर होल्डर के इक्विटी के साथ। तो ठीक है, तो नोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल डेब्ट लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम लोग इक्विटी ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, इसीलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं इसको। यदि है डेब्ट इक्विटी रेशियो हायर है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है ज़्यादा डेब्ट फाइनेंसिंग पे विश्वास कर रही है, ठीक है, जिस कारण से फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा होगा। और यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो कम है, ये इंडिकेट करेगा कि कंपनी जो है डेब्ट पे कम रिलायंट विश्वास कर निर्भर है, और इसका ज़्यादा प्रपोर्शन है इक्विटी फाइनेंसिंग का। सिंपल सी बात है, हाई DER मतलब कंपनी डेब्ट पे ज़्यादा रिलाई कर रही है, लो DER मतलब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग ज़्यादा कर रही है। कुछ सवाल कर लिया जाए। CR लेस देन 1 है, NWC क्या होगा? CR 1 से कम है मतलब एसेट हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम है, तो NWC नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, CR 1 का रहा है, लेस देन 1 नहीं कर रहा है, 1 का है, तो 1 है तो NWC 0 होगा। CR 1 से ज़्यादा है तो NWC क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि CR 1 से कम है तो NWC क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपका करंट रेशियो का एनालिसिस जो है क्यों स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट को कंसिडर करें, तो डिटरमाइन रेशियो इज एक्यूरेट टू सी द इंडस्ट्री फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कंपेयर विद अदर रेशियो। देखिए डिफरेंट रेशियो का अलग अलग रेशियो होता है, मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का अलग अलग रेशियो होता है, तो आप एक तराजू पे नहीं तौल सकते सभी को, राइट। नेक्स्ट है कि कौन सा फाइनेंशियल रेशियो लेस लिक्विड करंट एसेट को, जैसे कि प्री पेमेंट और इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करता है। तो मैंने बताया था अभी आपको कि ये प्री पेमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इसको एक्सक्लूड करने वाला जो फाइनेंशियल रेशियो है उसको हम लोग क्विक रेशियो कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग केवल कैश लेंगे और क्या लेंगे? हमारा जो प्रीपेड एक्सपेंस है,
सॉरी अकाउंट रिसीवेबल है, कैश और अकाउंट रिसीवेबल हम लिखेंगे। दोस्तों डीआर क्या रिफ्लेक्ट करता है, कंपनी के कैश रिजर्व को, हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूजेस डेब्ट, हाउ द कंपनी ऑपरेशन आर फंडेड, यस यस यस, कैसे कंपनी का ऑपरेशन को फंड किया जा रहा है, डेब्ट से या इक्विटी से, ये डीआर बताएगा। फ्रेंड्स आपके लिए हमारे पास सीआईबी क्रैश कोर्स है जो कि चारों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें दोस्तों इस प्रकार का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, इस तरह का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको वन लाइनर पीडीएफ जो कि लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप इसको लेने में इच्छुक है तो या तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, या दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और फ्रेंड्स सिमिलरली वी हैव कैप्सूल कोर्स ऑल्सो फॉर CIB, so as per your requirement you can choose the course and enroll in it। so friends बाकी का कंटेंट पेड मेंबर के लिए रहेगा। आप भी यदि इन सभी कंटेंट को समझना चाहते हैं आसान भाषा में तो हमारे पेड कोर्स को इनरोल हो जाइए। यदि आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।